किसान भैया रो नमस्कार। कैसे हो अपन सब जने? आशा करत कि अपन सब जने अच्छे हुई हैं, स्वस्थ हुई हैं और अपनी खेती किसानी के काम भी अच्छी तरह से कर रहे हुई हैं। हम सब जने वनस्पति पर निर्भर रखते, हम कोई रोग बीमारी हो जाती तो जड़ी बूटियों से बीमारी हैं ठीक करते। चर्चा करबे के लाने हमारे बीच में डॉक्टर पूनम मेहरोत्रा जी, जो सहायक प्राध्यापक वनस्पति विज्ञान विभाग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से आई हैं और इनसे हम आज चर्चा कर रहे बुंदेलखंड में औषधीय पौधों की खेती, आर्थिक संवर्धन का माध्यम। किसान भैया रो इस विषय पे हम सवाल डॉक्टर साहिबा से पूछें तो सबसे पहले डॉक्टर पूनम जी, आपका हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं अपने सभी किसान भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर पूनम जी, हम आपसे चर्चा करते हैं जड़ी बूटियाँ और इनके जो औषधीय पौधे होते हैं, इनको वो खेती के रूप में उगा करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में। देखिए, ये बहुत ही आज का ज्वलंत प्रश्न है कि बुंदेलखंड के किसान भाई कैसे अतिरिक्त का साधन अपने आजीविका के लिए जुगाड़ कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारी जो जड़ी बूटी हैं, जिनको हम औषधीय पौधों के रूप में भी जानते हैं, उनकी अगर हम खेती करते हैं तो अपने बुंदेलखंड को समृद्ध और हम विकास की जो हमारी धारा बह रही है उस ओर उन्मुख कर सकते हैं। देखिए, भारतवर्ष में जड़ी बूटियों का जो कृषिकरण है वो नया नहीं है तो उसका इतिहास काफी पुराना है, क्योंकि चिकित्सीय उपयोग हेतु हमारे वैद्य और हकीम पुरातन काल से अपनी गृह वाटिका में इन्हें उगाते आए और उसके बाद इनका व्यापक और व्यवसायीकरण भी किया। आखिर उन्होंने व्यवसायीकरण इन औषधीय पौधों का कैसे किया होगा? कृषिकरण करके ही तो किया है। तो मेरा ये मानना है कि निसंदेह औषधीय पौधे व्यवसायिक कृषिकरण का क्षेत्र प्रत्येक दृष्टि से एक संभावना संपन्न क्षेत्र है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड के लिए ये क्यों आवश्यक हो गया है, इस पर जरा सा हम ध्यान दें। हमें ये ज्यादा अच्छा होगा कि हम अपने किसान भाइयों को इस ओर उन्मुख कैसे कर सकते हैं। तो बुंदेलखंड हमेशा से ही सूखे और पानी की मार के विषय में चर्चित रहा है। आज इस साल हमारे यहाँ बारिश अच्छी हुई है, लेकिन ये जो सूखे की कमी है, पानी की कमी है, यहाँ की भौगोलिक बनावट ही कुछ ऐसी है। नदियों का कटान ऐसा है, बंजर पठार है, अनउपजाऊ पथरीली भूमि है जो यहाँ के कृषि को जो है दुष्कर बना देती है। डॉक्टर मेहरोत्रा जी, इन औषधीय पौधे की ओर हमारे किसान भाई क्यों बढ़ें और इनकी खेती क्यों करें? थोड़ा इनके महत्व के बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, किसानों ने अपनी परंपरागत खेती तो हम करते आए, लेकिन जैसे जैसे हमें पानी की कमी या प्राकृतिक आपदा आती रही, उसके कारण हमारे किसान भाई अपने कृषि व्यवसाय को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर गए। और इस पलायन से एक रास्ता बचता था। जो बुंदेलखंड की बात करें तो इसकी जो हमारी मृदा है वो राकर, परुआ, कावर का मार है, लेकिन यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वो ज्यादा नहीं है, वो 600 से लेकर 1000 मिलीमीटर तक है। तो इसीलिए खेती करिए औषधीय पौधों की। और हमारी जो सरकार है, भारत सरकार के जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, वो पहल कर चुकी है। उसके अंतर्गत जो है बहुत सी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं औषधीय पौधों की खेती की ओर बढ़ावा दे रही हैं और कृषिकरण का प्रदर्शन भी कर रही हैं कि कैसे किया जाए, उसका प्रसंस्करण कैसे किया जाए और गुणवत्ता का वर्धन कैसे किया जाए, ये सब किसानों तक पहुंचा रही हैं। जैसे बात सरकार की करी आपने, तो किसान भाइयों को औषधीय पौधा उगावे के लाने सरकार इन किसान भैया हैं कौन का कछु कैसे अधिकार दे रही है, जिससे कि भी इस तरह की औषधीय खेती उगा सके? देखिए, हमारे जो सरकार की तरफ से हमारे पास अधिनियम 2001 है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है
कि हम पौधों की सुरक्षा और किसानों और पादप जनकों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे करें। इसके लिए उन्होंने अधिनियम बनाए हैं और इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत जो है उच्च गुणवत्ता पर बीज भी देगी, रोपण सामग्री भी उत्पादन के लिए उपलब्ध कराएगी और हमारे जो फसल है 150 फसल की प्रजातियों के लिए जो पंजीकरण भारत सरकार करती है उसमें औषधीय संगंधीय पौधे भी हैं जी। और इसमें जो है इसबगोल, पुदीना, गुलाब, सदाबहार, ब्रह्मी, नौनी, कालमेघ, करंज, नीम, आंवला और पान, ये सभी पौधे जो हैं इनको जो है अनुसूची उसमें डाला गया है। और इसी अधिनियम के तहत जो है किसानों को आखिर क्यों इस अधिनियम से जो है सुरक्षा मिलती है और किसानों के लिए क्या महत्व है 2001 अधिनियम में, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कृषक अधिकार जो है हमारे धारा 39 में है, जिसमें कृषक समुदाय विकसित हुई नई किस्म को जो कई पीढ़ियों से उगाई जा रही है संरक्षित कर सकता है। डॉक्टर पूनम जी, अब बात करते हैं कि जो किसान भैया आ रहे हैं इन औषधीय पौधन की खेती करत इन्हें उगाते ही तो वे इन्हें अपने ब्रांड बना के बाजार में बेच सकते हैं क्या? ऐसा अधिकार उन्हें प्राप्त इसी अधिनियम के तहत है। देखिए, कृषक अपने फार्म पर अगर उत्पादित संरक्षित किस्म को बचा सकता है, कृषक अपने फार्म पर उत्पादित संरक्षित किस्म को उपयोग कर सकता है, बो सकता है और पुनः बो सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, यानी कि वो बेच सकता है, आपस में बांट सकता है, लेकिन ब्रांड करके नहीं बेचा जा सकता। यदि संरक्षित किस्म जो है आशा के अनुरूप प्रदर्शित नहीं करती है, जिसका बीज जो है उसने सरकार की किसी संस्था से लिया है, तो उसे क्षतिपूर्ण भी मिल सकती है जी। ये एक अधिनियम के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है कि हम औषधि की अगर पौधों की खेती करते हैं और किसी भी प्रकार कृषक अधिकार के अतिक्रमण की दशा होती है तो प्राधिकरण से आप सीधा संपर्क कृषक भाई कर सकते हैं। डॉक्टर पूनम जी, अगर बात करें कि कौन कौन से पौधे अपने किसान भैया आ रहे हैं उगा के और उनसे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते, तो ऐसे कुछ मुख्य पौधा अपन अपने किसान भैया हैं बताओ जिनसे वे खेती के रूप में इन्हें उगा सकें। हमारे बुंदेलखंड में अगर हमें ये ध्यान में रखते हुए औषधीय पौधों का उत्पादन करना होगा, क्योंकि हमारे पास पानी की कमी होती है जी, बिल्कुल। और हमारा जो तापमान है वो कभी बहुत कम और कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ की जलवायु को ध्यान में रखते हुए कुछ पौधों की ओर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए जिसकी बहुत ही महत्वता है। जैसे कालमेघ हम उगा सकते हैं, हम जो है अश्वगंधा उगा सकते हैं और बुंदेलखंड के बंजर शुष्क क्षेत्रों में ये उपयुक्त फसल है। बंजर जमीन में भी इन्हें उगाया जा सकता है। बिल्कुल। और गृह वाटिका के रूप में अगर आपके पास कोई ऐसी जमीन पड़ी हुई है जिसपे खेती नहीं की जा सकती है या उस पे भी आप कर सकते हैं। और खास तौर से जो हमारी महिलाएं हैं, अगर वो खेतों की मेड़ों पर भी इसको उगा के अपने अतिरिक्त आय के साधन के रूप में ले सकती हैं। अगर आप कालमेघ को ले लीजिए, सर्पगंधा को ले लीजिए, ग्वारपाटा को ले लीजिए, सफेद मुसली, ये सभी जो है हमारे लिए, जैसे सर्पगंधा है हमारे उच्च रक्तदाब के लिए बहुत आवश्यक है। अश्वगंधा की आपने बात की, तो ई की खेती करवे के लाने किसान भैया आने क्या करने पड़े, जाके बीज आते ही इनकी गांठें रोपी जाती या तो नहीं लगत? देखिए, अश्वगंधा जो है हमारे उष्णकटिबंधीय जलवायु में बहुत अच्छा मध्यम आकार का जो मध्यम लंबाई का एक पौधा है। अश्वगंधा को खरीफ के मौसम में बारिश की शुरुआत में बीज द्वारा बुआई विधि से जो है खेत में बोया जाता है। सिंचित फसलों के मामले में देखें तो बीजों को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में बोना चाहिए और बुआई के बाद बीजों को हमें मिट्टी से ढक देना है। और अश्वगंधा जो है 6 से 8 महीने पश्चात अगर हम देखें तो जनवरी से मार्च के मध्य खुदाई के लिए तैयार हो जाता है और इसकी जड़ों को काटकर हम पानी में धोकर और इसको सुखा लीजिए। और अश्वगंधा जो है किसान को 600 से 800 किलोग्राम वो 1 हेक्टेयर में दे देती है। डॉक्टर पूनम मल्होत्रा जी, अब बात करते हैं कि आज के समय में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है, तो जैविक विधि से औषधीय खेती करी जा सकती? जी, बिल्कुल सही कहा आपने संतोष जी, हम इसको कर सकते हैं। और अगर हम जैविकीय खेती के द्वारा औषधीय पौधों का उत्पादन करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि किसान के ऊपर खर्चे की मार
नहीं पड़ेगी। और दूसरा, किसान को किसी बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। डॉक्टर पूनम मेहरोत्रा जी, जैसे आपने बताया कि काल मेघ, तो ये काल मेघ क्या होता है और इसकी खेती कैसे कर सकते हैं किसान भैया? देखिए, कालमेघ अश्वगंधा की तरह बहुत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है और ये पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है ये गर्म और धूप वाली जगहों के लिए अनुकूलित होता है। इसकी जो शाखा और पत्तियों में जो पाया जाने वाला तत्व है एंड्रोगेफिन, वो जो है मधुमेह में, दमा और बुखार में उपयोगी है। तो आप समझ सकते हैं आज दिन प्रतिदिन मधुमेह की बीमारी हमारे यहाँ बढ़ रही है। तो ये जो बुंदेलखंड के लिए है, ये एक वरदान के रूप में कालमेघ उभर के आ रही है औषधि पौधा। और ये मई के महीने में नर्सरी के बीज में बुआई के द्वारा इसको जो है हम उत्पादित कर सकते हैं। और वर्षा से पहले खेतों को अच्छी तरह जोत लीजिए, उसके बाद पौधरोपण कतारों में इसका जो है बीज बोया जाएगा और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर से ज्यादा ना रखिए, लेकिन कतार की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और फसल लगभग जो है हमारे 3 महीनों में तैयार हो जाती है। तो कालमेघ जो है हमारे बुंदेलखंड के लिए बहुत ही अच्छी एक औषधीय पौधा है जो हमारे अतिरिक्त आय का साधन बन सकती है। उसके बाद हमारे पास ग्वारपाठा भी आता है। और उसके बाद जो अगर हम बात करें कि कम पानी में जो जिसकी बहुत अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं, वो देखिए नींबू घास और रोजा घास है। देखिए, आप भी तो हम औषधीय पौधों की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप सभी जानते किसान भाई कि अब जो है मेकअप के लिए हम जो है बहुत से पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम अपने जिसको हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कह रहे हैं, जो वर्ल्ड में बहुत दुनिया में सबसे बड़ी उभर के तेजी से फैल रही है संतोष जी, अगर हम अपनी नींबू घास और रोजा घास ऐसी सुगंधित फसलें भी उगाते हैं और जो 2-3 सिंचाई में ही अच्छी पैदावार कर देती हैं। देखिए, गेहूं जो है 13 कुंटल होता है 1 एकड़ में तकरीबन, लेकिन नींबू घास जो है 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के रूप में हमें मिल जाती है। और इससे जो है हम अगर तेल की व्यवस्था की बात करें तो 5 वर्ष में जो है 180 से लेकर 240 किलोग्राम तेल की प्रति वर्ष हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। 5 वर्ष की फसल के आधार पर सिंचाई अवस्था में अगर हम ढंग से करते हैं तो प्रति वर्ष हम 180 से लेकर 240 किलोग्राम प्रति ले सकते हैं। ये सभी औषधीय पौधे अगर किसान भाई जैविक विधि से करना चाहे तो वो किस तरह से इन्हें उगा सकते हैं? अगर हम अपने फसलों को और अपने वातावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं और कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को हम दूर करना चाहते हैं, तो हमें जैविक जो हमारी पौधे पोषण हेतु जैविक विधियां हैं उस ओर हमें ध्यान आकर्षित करना होगा। हमें हरी खाद की ओर जाना होगा, हमें गोबर की खाद की ओर जाना होगा। अब मैं कहना चाहूंगी संतोष भैया, जीवामृत जो है वो तैयार करने के लिए हमें किसी बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं जी। किसान को, हमारे किसान बहनों को, भाइयों को जीवामृत जब हम तैयार करेंगे तो देसी गाय का 10 किलो गोबर ले और 10 किलो गोबर में 10 किलो गौमूत्र, अच्छा, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और 2 किलो काली मिट्टी एक ड्रम में डालकर 200 लीटर पानी में मिलाकर रख दें। बिल्कुल। और 5-6 दिन के बाद इसी को ड्रम में रखना है 5-6 दिन के लिए। और हर दिन इसको जो एक लकड़ी की छड़ी से घुमाइए, यानी उसको मिक्स करते रहना है, घोल बना लेना। हाँ, घोल को घुमाते रहना जिससे मिक्स होता रहे। और इसके बाद इस पानी का जो है 30 से 40 दिन की 1 एकड़ फसल पर छिड़काव करना है। और इस ड्रम में जो बची हुई सामग्री है उसमें फिर 200 लीटर पानी डाल दें और 5 दिनों की प्रक्रिया के बाद इस पानी को निकाल लें। एक बार की सामग्री से 2 एकड़ का जीवामृत तैयार हो सकता है। और इस जीवामृत से ही जो है मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी, कीट नहीं लगेंगे, पर्यावरण जो पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करना है हमें, वो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ता। और यदि कोई किसान 1 एकड़ में जीवामृत का प्रयोग करता है तो अब तो सरकार भी जो है उसको जो है प्रोत्साहन राशि दे रही है। तो मेरा सभी से किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप औषधीय पौधों को अपनी परंपरागत खेती के साथ ही लगाएं, चाहे अलग से नहीं करना चाहते हैं लेकिन करिए, और साथ में जैविक खाद का उपयोग करिए जिससे हम और हमारे आने वाली नस्लें और हमारा वातावरण सुरक्षित रह सके। जी, डॉक्टर पूनम मेहरोत्रा जी, आप हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आए
और औषधीय पौधों की खेती के बारे में इतनी विस्तार से आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।